चलिए, तो कल हम लोग डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे। मैं आपको एक बार डिकम्पोजिशन का ओवरव्यू बता दूं। देखो मैंने क्या बोला, डिकम्पोजिशन में क्या है, डी मतलब होता है अगेंस्ट, कंपोजिट मतलब होता है फॉर्मेशन, सर मतलब प्रोसेस, बने हुए चीजों के अगेंस्ट होने का प्रोसेस, यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन। उसका अपोजिट ब्रेक डाउन ही होता है। ये ब्रेक डाउन की प्रोसेस है। अच्छा ठीक, किसका ब्रेक डाउन? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन। किसमें कन्वर्जन? सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, सॉरी सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, और बाद में वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? डेड बॉडी है। वो डेड बॉडी कौन हो सकता है? या तो वो लीटर होगा या तो डेट्राइटस होगा। लीटर डेट्राइटस, डेट्राइटस में मैंने अंतर बता दिया है। लीटर विदाउट मॉइस्चर, डेट्राइटर विथ मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर की बात करें। अगर आप भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, लीटर मतलब लेटर, कागज वाला लेटर, और लेटर भीगा नहीं होना चाहिए, मतलब विदाउट मॉइस्चर, और डेट्राइटस मतलब विथ मॉइस्चर, ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बाकी दोनों है कचरा ही, ठीक है। और ये दोनों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हैं। जब ये पड़े हुए हैं सॉइल में तो वहां आएंगे पहले डेट्रीवोर। यही डाउट पूछिए, ये राजश्री क्लास का डाउट है, क्लास में पढ़ाया हुआ चीज है। डेट्रीवोर, और डेट्रीवोर कौन है? जो डेट्राइटस पर टूट पड़ते हैं। और वो डेट्रीवोर, मैंने कहा कि वो डेट्रीवोर कोई अर्थवर्म हो सकता है, नीलिडा का मेंबर, कोई इंसेक्ट्स भी हो सकता है, एंट हो सकता है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और वो डेट्रीवोर फ्रेगमेंटेशन करते हैं किसका? इस डेट्राइटस या लीटर का। तो उससे सरफेस एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम करता है। और जब फ्रेगमेंटेशन कर रहे होते हैं तो उसी समय से इन ऑर्गेनिक मिनरल का रिलीज आउट स्टार्ट हो जाता है। बारिश पड़ रही है और वो इनऑर्गेनिक मिनरल वहां से सॉइल लेयर के अंदर में जाने लगता है, मतलब लीचिंग स्टार्ट हो चुका है। और अब जो कटे हुए टुकड़े हैं, जो बड़े बड़े डेट्राइटस और लीटर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गए, बड़े बड़े पेपर, वुड, क्लॉथ, ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुए। अब उस पे आएगा कौन? तो डीकंपोजर। अब आ रहा है डीकंपोजर, डीकंपोजर, और वो है बैक्टीरिया और फंजाई। और वो जो लीटर और डेट्राइटस से कन्वर्ट हुआ वो डफ था, अब वो डफ पे टूट पड़ा। और डफ को अभी तक आप पहचान पा रहे थे कि क्या है, टूटने के बाद, फ्रेगमेंटेशन के बाद आप पहचान पा रहे थे कि वो डफ में पत्ती है, आदमी है, गाय है, भैंस है, क्या। अब जब उसका फर्दर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, जब बैक्टीरिया फंजाई करेगा तो प्रोसेस कहलाएगा केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म अभी भी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ही है, सिंपल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो आप इसको यूं भी कह सकते हो, दिस इज द पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। और ये था अनडिकम्पोज्ड, अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ये पार्शियली डिकम्पोज्ड है क्योंकि कैटाबॉलिज्म तो शुरू हो चुका है। दिस इज द पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। अब बैक्टीरिया फंजाई इसको पूरी तरीके से तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर अलग, और ऑर्गेनिक मैटर अलग, वो बनेगा ह्यूमस। प्रोसेस कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। डार्क कलर का होगा और इसमें मेलेनिन पिगमेंट खूब सारा होगा, इसीलिए ह्यूमिफिकेशन को कई बार आप मेलेनाइजेशन भी कह देते हैं। क्योंकि आपको पता है जो एनिमल मरा उसमें मेलेनिन पिगमेंट था स्किन में, प्लांट के अंदर भी कई जगह मेलेनिन पिगमेंट है। तो सब जब मरेंगे तो लास्ट में वो मेलेनिन पिगमेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो जमा होते जाएगा एक जगह, और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एक जगह जमा हो जाएंगे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है वो, पानी बह रहा है, रेनी वाटर आ रहा है, उसके साथ नीचे फ्लो होगा पहले। अब सुना ध्यान से, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो पार्सली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर था, उसमें से ऑर्गेनिक का अलग होकर ह्यूमस बन जाना, प्रोसेस कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन, और इनऑर्गेनिक कंटेंट का अलग होकर सॉइल में मिक्स हो जाना, कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। अब उसमें जो भी चीज बारिश के पानी के साथ धरती के अंदर वाले लेयर में चला जाएगा, सॉइल के एकदम डीप लेयर में चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज लीचिंग। यानी कि लीचिंग अभी भी कंटिन्यू है और उधर ह्यूमस बन के तैयार है आफ्टर मेनी ईयर। अब ह्यूमस का डिकम्पोजिशन तो फर्दर पॉसिबल नहीं है, और अगर हुआ भी तो काफी सालों में ये जाके CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन काफी साल लगेगा, काफी साल। नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीचिंग में क्या होता है। लीचिंग में ऑर्गेनिक मिनरल जाता है, लीचिंग में ऑर्गेनिक सब्सटेंस आता है, या इनऑर्गेनिक मिनरल जाता है? तो जवाब है दोनों जाता है। अगर एक चूज करना पड़े तो आप चूज करेंगे लीचिंग में इनऑर्गेनिक मिनरल जा रहा है, लीचिंग में इनऑर्गेनिक मिनरल जा रहा है। लेकिन हकीकत तो यह है, जब बारिश बहुत ज्यादा होगा, वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा होगा, तो क्या ह्यूमस को आप रोक पाओगे? नहीं।
ह्यूमस का भी कुछ पार्ट इसी इनऑर्गेनिक मेटल के साथ धरती के अंदर वाले लेयर में चला जाएगा। इसका मतलब लीचिंग में इनऑर्गेनिक मेटल के साथ साथ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी जाता है लिटिल अमाउंट में। इसका मतलब मेनली इनऑर्गेनिक मेटल जाता है, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक सब्सटेंस जाता है। आप बोलोगे एनसीईआरटी तो ऐसा नहीं लिखती है, एनसीईआरटी तो लिखती है लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स टू द डीपेस्ट सॉइल सरफेस। तो मुझे एक बात बताओ यार, एनसीईआरटी ने कब ऐसा लिखा लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओनली इनऑर्गेनिक? ऐसा तो कभी नहीं लिखा, ओनली इनऑर्गेनिक तो नहीं लिखा ना एनसीईआरटी ने। अगर ओनली लिख देता तो हम मान जाते। इसका मतलब कल को अगर एग्जाम में आ गया लीचिंग में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों जाता है, बहुत है बहुत मारोगे, क्योंकि दोनों जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी ओनली नहीं लिखा। और अगर दो में एक चूज करना पड़े तो वैसे तो है ही इनऑर्गेनिक, क्योंकि मेनली वही जाता ही है, इसलिए एनसीईआरटी ने उसी के बारे में बात किया है। तो उसने ना तो मेनली वर्ड लिखा है ना ही ओनली वर्ड लिखा है, तो दोनों ही बातें जाती है। मैंने नोट्स में ऐड करके भिजवा दिया है, ठीक है। तो ये रहा डिकम्पोजिशन का एक आउटफ्लो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद कैटाबोलिज्म, उसके बाद मतलब कि सॉरी उसके बाद लीचिंग, फिर कैटाबोलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन एंड देन मिनरलाइजेशन। ऐसा आपको दिख रहा है। नेचर में ऐसा नहीं होता, लास्ट क्लास में बता चुके थे। नेचर में सारे प्रोसेस एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली। जिस समय फ्रेगमेंटेशन हो रहा है साथ साथ फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है और साथ साथ डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, मतलब साथ साथ कैटाबोलिज्म भी हो रहा है। और इनफैक्ट कैटाबोलिज्म की ही वजह से ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन हो रहा है। अब कई बार क्या होता है, चूज करना पड़ जाता है कि ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन में पहले किसको, पहले बाद में किसको माने। देखो भैया होता तो दोनों साथ में ही, लेकिन अगर चूज करना पड़ जाए तो पहले ह्यूमिफिकेशन को, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दे देना, पहले ह्यूमिफिकेशन तब मिनरलाइजेशन। अदरवाइज सारे प्रोसेस एक साथ होते हैं। एनसीईआरटी ने भी सीक्वेंस में ये नहीं कहा है कि ऐसे होता है, वो ऐसे पढ़ाया है। एट अ टाइम पांचों चीज कैसे पढ़ा सकता है भाई कोई भी आदमी, समझ गए। तो ये है प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। नाउ आज जो मुझे आपके साथ बात करना था वो बात करना था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, कल मेरे से एक मिस्टेक हो गया था। मैं बार बार जो बात कर रहा था कि अच्छा सॉइल वो है लोमी, उसमें 50-50%, और मैं उसके पीएच की जो बात कर रहा था, जहां तक याद है कि मुझे 5 से 6 बता रहा था मैं। हालांकि ये अप्रोक्सीमेटली में सही है, लेकिन मोर करेक्टली है 5.5 टू 5.6, अरे 5.5 टू 6.5, ये है सही आंसर। ठीक है, यही मारना एग्जाम में। वो सही बात है कि इसके करीब में वो 5 से 6 भी आ रहा है, लेकिन नोट्स में भी यही है तुम्हारे। कल मैंने मिस्टेक में सर यही वाला बताया था, ठीक है। तो बेस्ट पीएच फॉर कल्टीवेशन, बेस्ट पीएच ऑफ सॉइल फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए सॉइल की सबसे अच्छी पीएच, खेती के लिए बता रहा हूँ, डिकम्पोजिशन के लिए नहीं। खेती के लिए सबसे अच्छी सॉइल वो मानी जाएगी जो लोमी सॉइल और उसकी पीएच 5.5 टू 6.5। ठीक है ना, अभी मैं नोट्स पे भी जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए अब हम आपसे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अगर यहां तक अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि प्रोसेस एनसीईआरटी ने उल्टा पुल्टा करके दिया है और आपको कंफ्यूजन होता है। एनी डाउट है यहां तक, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अभिषेक, नो सर। प्रतीक, नो सर। राजश्री, नो सर। रिभा। नो सर। चलिए राजश्री का यही डाउट था, बताओ ये कल क्लास में पढ़ाया हुआ है कि लीटर जब डस्ट में कन्वर्ट होता है प्रोसेस क्या कहलाता है, और ये इसका डाउट है। ऑप्शन में फ्रेगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म वगैरह दे रखा है। बताओ कल का पढ़ा हुआ चीज अगर आपको आज याद नहीं रह पा रहा है, दैट मीन्स योर कंसंट्रेशन इज वेरी पुअर इन द क्लास। ये मैं सभी बच्चों को कह रहा हूं, लेकिन ये है कि आज ज्यादा डाउट ऐसा इसका पकड़ाया है राजश्री का, इसलिए इसको बोला जा रहा है। ठीक है, क्लास में कंसंट्रेशन बढ़ाइए, बाकी डाउट तो मैं बता ही दूंगा। चलिए नेक्स्ट फैक्टर, देखिए फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर है क्लाइमेट। वैसे तो यार क्लाइमेट में बहुत सारी बातें हैं, क्लाइमेट में आपको पता है क्लाइमेट में बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करता है, वो है टेम्परेचर और रेनफॉल। रेनफॉल पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर हाई भी हो सकता है और टेम्परेचर लो भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर हाई तो बच्चा इसका मतलब ये कतई ना सोचे कि 100 डिग्री सेल्सियस, अरे ना रे ना। हाई का मतलब
टुवार्ड्स हाई, हाई का मतलब टुवार्ड्स ऑप्टिमम, यूं मानो टुवार्ड्स ऑप्टिमम, ऑप्टिमम की तरफ जा रहा है टेम्परेचर मतलब हाई। लो की मतलब अवे फ्रॉम द ऑप्टिमम, ऑप्टिमम से दूर भाग रहा है, ये है हाई और लो का मतलब। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि माइनस में और वो प्लस में, ये नहीं। तो अगर हाई टेम्परेचर है तो आप ही बताइए, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो डिकम्पोजर है, कौन है डिकम्पोजर, हेलो, डिकम्पोजर में अगर डिकम्पोजर का नाम लिखना पड़े तो क्या नाम लिखोगे, बैक्टीरिया फंजाई, तो उसके एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा, और अगर उसके एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा, क्योंकि वो जो एंजाइम वो अपना जो एक्शन डाल रहे हैं डफ पर, वो एंजाइम ही डाल के ना कर रहे हैं, जिसको आप बोलोगे कि कैटाबोलिक एंजाइम, जो उस डफ का कैटाबॉलिज्म कराएगा, तो वो अपने बॉडी से बाहर एंजाइम रिलीज कर रहे हैं और वो उसका डायरेक्शन कर रहा है। ठीक है, ये एक प्रकार का एक्स्ट्रा सेलुलर डायरेक्शन है, याद करो मैंने सेल में भी कहा था, वो एंजाइम उस बैक्टीरिया और फंजाई के लाइसोसोमल एंजाइम का पार्ट है। ठीक है, बाहर रिलीज करके डायरेक्शन करा रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर टेम्परेचर ज्यादा तो अंदर में ही एंजाइम एक्टिवेट हो गया और वो बाहर आया, तो अगर ऐसा है तो उस बैक्टीरिया फंजाई के लिए फेवरेबल है, और वो एंजाइम जब बाहर आया तो यहाँ पे भी टेम्परेचर अगर ऑप्टिमम मिला तो बताओ कितना बढ़िया है, तब तो एंजाइम अच्छा से वर्क कर पाएगा, मतलब डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर लो है मतलब ऑप्टिमम से नीचे जा रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देन आता है रेनफॉल। देखो भैया, यहाँ पे बातें रेनफॉल से रिलेटेड नहीं है, रेनफॉल सॉइल के मॉइस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक मिनट रुकना, इसका डिस्कनेक्ट हो रहा है फिर कनेक्ट हो रहा है, एक मिनट वेट कर लेते हैं। चलिए, तो मैं ये बात कर रहा था कि रेनफॉल, अच्छा ये राजश्री टेम्परेचर वाला बात सुने या बीच में ही कट गया था नेटवर्क? सर कट गया था, मेरा फोन ही बंद हो गया सर अचानक। रिकॉर्डिंग देख लेना, बहुत देर से समझा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर रेनफॉल, केवल यही वाला पार्ट भगा के देखना रिकॉर्डिंग में, कि पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट रेनफॉल, मैं कह रहा हूं कि रेनफॉल मॉइस्चर से रिलेटेड है, मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर कह रहा हूं मैं, सॉइल मॉइस्चर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर रेनफॉल ज्यादा होगा तो पानी आएगा, तो सॉइल का मॉइस्चराइजेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है सॉइल में 25% पानी होना जरूरी है एक अच्छे सॉइल के लिए, तो सॉइल का मॉइस्चराइजेशन बढ़ जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर उसमें कचरा आएगा, तो कचरा तो पहले लिटर डेट्राइटस उसके साथ मिक्स होता है, तो मुझे बताओ जो लीटर आया है वो तो विदाउट मॉइस्चर वाला पार्ट है, डेट्राइटस मिलके बना है मॉइस्चर, तो लीटर को भी तो एक दिन डेट्राइटस बनना पड़ेगा ना पहले मॉइस्चर मिला के, और डेट्राइटस को भी डेट्राइटस बने रहने के लिए सॉइल में मॉइस्चर जरूरी है। इसका मतलब मॉइस्चर तो चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए मॉइस्चर, अब मैं बता रहा हूं। अगर लीटर या डेट्राइटस में मॉइस्चर आएगा, यानी कि एक दिन लीटर में डेट्राइटस बनेगा, तभी तो रिएक्शन हो पाएगा एंजाइम का। एंजाइम हवा में थोड़ी एक्ट करता है, एंजाइम को मीडियम तो चाहिए ना एक्शन के लिए। इसका मतलब अगर सॉइल मॉइस्चर ज्यादा ज्यादा तो डिकम्पोजिशन का रेट फास्ट, और अगर सॉइल मॉइस्चर लो तो डिकम्पोजिशन का रेट स्लो, सिंपल है। तो मुझे बताओ, क्लाइमेट में मैंने आपको टेम्परेचर भी बता दिया और रेनफॉल भी बता दिया, इन दोनों में एक फैक्टर चूज करना पड़े, मेन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, क्या चूज करोगे? सभी लोग बोलो, क्या चूज करोगे विथ लॉजिक? टेम्परेचर। टेम्परेचर, विदाउट, because temperature directly affects the activity of enzyme, because enzyme are sensitive for the temperature. पहले बार बार स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं, enzyme are very sensitive for the temperature, so the temperature is the main factor causing मतलब कि affecting the rate of decomposition. बाकी सेकेंडली रेनफॉल बार बार कह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये तो क्लाइमेट हुआ। दूसरा
जिसमें कि पहला मैंने टेम्परेचर बता दिया, दूसरा रेनफॉल बता दिया। चलो दूसरा फैक्टर मैं आपको बता दूं कि केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, इसमें दो बातें हैं, एक है हार्ड मटेरियल और एक है सॉफ्ट मटेरियल। अब देखो नहीं पढ़ने वाला बच्चा किसमें क्या क्या एक्सक्यूज मिलेगा, पढ़ने वाला कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ने वाला बोलेगा हमको सर का राइटिंग नहीं समझ में आ रहा था, ये हार्ड लिखा था उसके बाद क्या लिखे नहीं, हमको दिक्कत हो रहा था, हम नहीं पढ़ेंगे, हम वहां पे हमको दिक्कत है। नहीं पढ़ने वाला कुछ भी एक्सक्यूज निकाल सकता है, समझ रहे हैं, ये कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोरोना उससे डरता है, कोरोना उससे डरता है। हम जाएंगे तो हमको नहीं पढ़ने वाला बच्चा जवाब दे देगा, कोरोना उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझ रहे हैं। चलिए पढ़ने वाला बच्चा कोरोना प्रभावित कर देता है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि क्या कीजिएगा, होता है ऐसा बहुत सारा। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन में हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल। क्या है भैया, ये समझिए इसको ध्यान से। देखिए भैया अगर कोई केमिकल ऐसा है जो हार्ड है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन है। जैसे प्लांट में अगर हम बात करें, प्लांट और एनिमल दोनों में अलग अलग बात करेंगे। अब नहीं पढ़ने वाला बच्चा बोलेगा पी लिख देते हैं, ए लिख देते हैं शॉर्ट में, पैसा पूरा लिए हैं। प्लांट नहीं लिखते, एनिमल नहीं लिखते हैं, पी और ए लिख के चलते हैं, पैसा पूरा लिए, को टका कम नहीं किए, समझ रहे हैं। तो कोरोना इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं क्या कह रहा हूँ, कोरोना डरता है इन लोगों से, ठीक है, तो क्या कीजिएगा। तो ये है प्लांट के अंदर हार्ड मटेरियल। मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ समझ रहे हैं सब, ठीक है। ऐसे लोग आए और गए, चले गए, रुके हैं केवल पढ़ाई करने वाले। अभिषेक को कम डांट मिला है, इतना डांट खा के लड़का रुका हुआ है। कोई भी उसके जाने के पहले का वीडियो देखेगा ना रीवा, तो कोई भी बोल देगा कि कारण क्या था उसके जाने का। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि प्लांट हार्ड मटेरियल जो रखता है उसके नाम पर उसके पास लिग्निन होता है, लिग्निन और सुबेरीन, लिग्निन और सुबेरीन। याद करिए सेल वॉल में भी बताए थे, लिग्निन सुबेरीन हार्ड मटेरियल होता है। और एनिमल के पास होता है किरेटिन और काइटिन। अच्छा गलती से काइटिन लिखा गया है प्लांट में, नोट्स में, इधर से पकड़ लेना। और अगर ये सारा मटेरियल डिपोजिटेड है लीटर या डेट्राइटस में, आप ही लोग बताओ डिकम्पोजिशन फास्ट या स्लो, बोलो आप ही लोग बताओ। डिकम्पोजिशन स्लो, डिकम्पोजिशन का रेट स्लो होगा, क्योंकि लिग्निन हो सुबेरिन हो प्लांट बॉडी में, प्लांट के डेट्राइटस में लीटर में, या एनिमल के क्रेटिन या काइटिन हो, सब हार्ड मटेरियल यार, इसको तोड़ने में समय लगेगा, इसको तो फ्रेगमेंटेशन में ही समय लग जाएगा, तो कैटाबोलिज्म में तो समय लगना ही। अब बात करते हैं सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल के नाम पे प्लांट एनिमल दोनों में जो पाया जाता है वो क्या है, जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन, या फिर शुगर, ये जितने भी मटेरियल है सब सॉफ्ट के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। तो मुझे बताओ अगर इन सब का ज्यादा अमाउंट है डेड बॉडी में या डेट्राइटस लीटर में, तो बताओ डिकम्पोजिशन का रेट फास्ट या स्लो, डिकम्पोजिशन का रेट फास्ट या स्लो, अरे फास्ट, फास्ट। ठीक है। तो ये है सिंपल सी बात है, बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन हार्ड मटेरियल है और कौन स्लो मटेरियल है। यहीं से एक क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आता है, वुड लकड़ी, आपका जो घर का दरवाजा खिड़की वगैरह है, वुड, इसका डिकम्पोजिशन स्लो होता है या फास्ट होता है, पहले बताइए, स्लो या फास्ट? स्लो सर। स्लो, क्योंकि अगर फास्ट हो रहा था तो आपके घर में अब तक दरवाजा नहीं होता, खिड़की भी नहीं होता, अब दरवाजा खिड़की गल गया होता, ठीक है, नहीं होता है, स्लो डिकम्पोजिशन होता है। कारण अब समझना, क्योंकि इसका कारण आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि वुड पहली बात तो ड्राई होता है, इसलिए कहते हैं लकड़ी को पानी से बचा कर रखो, नहीं तो डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ा दोगे आप। वुड पहली बात ड्राई होता है, और दूसरी बात प्लांट प्रोडक्ट है, उसमें लिग्निन एंड सुबेरिन का भयानक डिपोजिशन होता है, भयानक, बहुत ज्यादा। तो बताओ डिकम्पोजिशन काफी स्लो होगा कि नहीं होगा? यही कारण है कि वुड का डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। यहीं से एक क्वेश्चन और आता है, डेड बॉडी, डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन स्लो होता है, ऐसा कभी फील किए हो? अरे डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन स्लो होता है जब डेड बॉडी को रखा गया आइस में, आइस में, ऐसा कभी फील किए हो? डेड बॉडी को आइस में रखा गया और डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन स्लो चल रहा है, नहीं फील किए हो? अच्छा
फील करोगे भी नहीं, इसके लिए मरना पड़ेगा एक बार, ठीक है। यहाँ डेड बॉडी की बात चल रही है। अब मैं बता रहा हूँ, ऐसा आप देखे होगे, आपने सुना होगा कि जो ऐसे पर्सन मर गए जिसका परिवार बहुत दूर है, 2-3 दिन बाद आ पाएगा यहाँ पे, खास करके सैनिक के परिवार में ऐसा हो जाता है, या फिर जो फॉरेन कंट्री में वर्क करते हैं उसकी फैमिली यहाँ रहती है, तो इस केस तो उसको ना 2 दिन के लिए बर्फ आइस बॉक्स में रखते हैं। सुना है, ये तो सुना होगा। क्यों रखते हैं? सभी को पता है, क्योंकि 2 दिन आइस बॉक्स में नहीं रखेंगे तो ये सड़ जाएगा। सड़ना क्या है? डिकम्पोजिशन है, बैक्टीरिया फंजाई पहुंच जाएगा। अब आप बोलोगे सर वहाँ डेट्रीवोर तो नहीं आया, वहाँ हाँ डेट्रीवोर तो नहीं आया। अरे भैया, तो मैं कब कह रहा हूँ कि डेट्रीवोर का आना जरूरी है? डेट्रीवोर तो आने का प्रयास करता भी है, सही, इंसेक्ट वगैरह तो आ ही जाते हैं वहाँ पे, नहीं तो बैक्टीरिया फंजाई तो नेकेड आई से आपको दिख भी नहीं रहे, तुरंत मामला स्टार्ट हो जाता है। बॉडी में ही बहुत सारा बैक्टीरिया फंजाई पड़ा, वही शुरू कर देगा मामला, ठीक है। तो ये है बात कि डेड बॉडी अगर आइस में रखोगे तो उसका डिकम्पोजिशन स्लो। अभिषेक बताएगा उसका कारण क्या होगा। सर क्योंकि सर उसका बैक्टीरिया सर इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों क्यों? कारण? सर टेम्परेचर की वजह से। हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर साफ की वजह लिखा आइस मतलब टेम्परेचर स्लो, मतलब टेम्परेचर लो, और अभी बताया टेम्परेचर लो मतलब डिकम्पोजिशन स्लो, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, दोनों नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 फैक्टर तो यहीं पे हो गया, क्या? केमिकल कंपोजिशन और क्लाइमेट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे तीसरा फैक्टर, और वो है पीएच। पीएच देखिए, आप जानते हैं कि अगर पीएच हाई हाई होगा, पहले लो लिखते हैं, अगर पीएच लो होगा तो सॉइल एसिडिक होगा, क्योंकि लो पीएच मतलब एसिडिक की तरफ जा रहा है। अगर पीएच हाई होगा तो सॉइल बेसिक होगा, मतलब एल्कलाइन होगा, ठीक है। और यहाँ जो हम एल्कलाइन की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एल्कलाइन नहीं, ऐसा बोलो स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है। तो अब हम आपसे बात करते हैं, आपको भी पता है एसिडिटी होने पे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर बेसोफिलिक इन नेचर, एसिडोफिलिक बहुत कम है, ठीक है। तो मुझे बताओ, डिकम्पोजर अपना एक्टिविटी नहीं दिखा पाएंगे लो पीएच पर, मतलब एसिडिक मीडियम में। इसका मतलब एसिडिक सॉइल में डिकम्पोजिशन स्लो और बेसिक सॉइल में डिकम्पोजिशन फास्ट। कारण आपके सामने है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर एसिडोफिलिक, सॉरी बेसोफिलिक, ठीक है। तो ये बात आप देख लेना। चलो नेक्स्ट 4 नंबर, 4 नंबर है O2 अवेलेबिलिटी। अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट, ठीक है। O2 अवेलेबिलिटी। अब O2 अवेलेबिलिटी में 2 बातें हैं, अगर O2 हाई हुआ तो क्या होगा, अगर O2 लो हुआ तो क्या होगा। फिर से वही बात, अगर O2 हाई है तो डिकम्पोजिशन का रेट ज्यादा, और O2 लो है तो डिकम्पोजिशन का रेट लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर है, मोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर एरोबिक। ये रहा आपके सामने सारे फैक्टर। मैंने आपको 4 फैक्टर बताए, क्लाइमेट में 2, केमिकल कंपोजिशन, पीएच, O2 अवेलेबिलिटी। इन सभी में वेटेज देना पड़े तो टेम्परेचर को, कारण आपके सामने है, मैंने अभी बता दिया, टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट द एंजाइम ऑफ डिकम्पोजर्स। वही काम नहीं करेगा तो बाकी चीज तो बाद की बात है, ठीक है। तो ये है आपके सामने केमिकल कंपोजिशन और सॉरी रेट फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो ये आप देख लो नोट्स। देख लो, क्लाइमेट है, अच्छा केमिकल कंपोजिशन में देखो, यहाँ प्लांट में गलती से यहाँ पे काइटिन आ गया है, एक्चुअल में इसको यहाँ एनिमल वाले में घुसाना था। कहाँ पे? यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे घुसाना था, यहाँ पे घुसा लेना, घुसा लेना, हर चीज मेरे भरोसे मत रहो, काइटिन, ठीक है। और आगे मामला ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देख लिया आपने, सॉइल पीएच देख लिया आपने, स्लाइटली अल्काइन मैंने लिख दिया है, एरोबिक इन्वायरमेंट आपने देख लिया, और यहाँ तक का मामला आपने देख लिया। लकड़ी वाला बात यहाँ रहा, और जो मैंने डेड बॉडी वाला बात बताया ना, वो यहाँ पे कल ही आपको लिखा मिल गया होगा ऊपर में, यहाँ पे उसका डब्बा में घेर देना है, ऐसे डेड बॉडी को क्यों रखते हैं इस बॉक्स में, आपको कंसेप्ट पता चल गया आपका, ठीक है। तो ये हुआ क्या आपका पूरा का पूरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अब मुझे बताना है सॉइल प्रोफाइल, इस मीटिंग में नहीं हो पाएगा ना, कोई बात नहीं, अगला मीटिंग क्रिएट करते हैं, अगले मीटिंग में सॉइल प्रोफाइल और वाटर दोनों ले लेंगे। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है? अभिषेक, नो सर। अतीक, नो सर।
राजश्री, नो सर। रिवा, नो सर। राजश्री केवल ये वाला वीडियो देखना, पूरा टाइम पास मत करना, केवल टेम्परेचर वाला बात, आगे का सारा बात समझ में आया? यस सर। केवल ये वाला पार्ट देख लेना भगा के, ठीक है? चलिए ठीक है मिलते सर। हैं अगले मीटिंग में।